नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले सत्ता और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। एक तरफ सरकार अपने विधायी एजेंडे और विकास के मुद्दों के साथ सदन में उतरने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर, किसानों, परिसीमन, चुनावी पारदर्शिता और अन्य राजनीतिक मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एनडीए की बैठक हुई, जिसमें सहयोगी दलों के साथ संसद की रणनीति तय की गई। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी बैठक कर सरकार को घेरने के मुद्दों पर मंथन किया। कांग्रेस की बैठक में खासकर परिसीमन बिल को लेकर चर्चा हुई, क्योंकि पिछली बार तो कांग्रेस पार्टी परिसीमन बिल को संसद में रोकने पर सफल हो गई थी, लेकिन इस बार लोकसभा का सिनेरियो काफी बदल चुका है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मैराथन मीटिंग कर चुके हैं। गौरतलब है कि सरकार को बिल पास कराने के लिए 360 सांसदों की जरूरत होगी। सरकार अब तक 324 सांसद का इंतजाम भी कर चुकी है। वहीं 8 सांसदों वाली शरद पवार की एनसीपी भी हिंट दे चुकी है कि अगर 50% वाले फॉर्मूले पर परिसीमन बिल आता है तो उसका एनसीपी शरद गुट समर्थन कर सकती है। डीएमके भी बिल को लेकर सरकार का समर्थन कर सकती है। ऐसे में यह आंकड़ा बढ़कर 354 तक पहुंच जाएगा। वाईएसआर और उद्धव के 3 सांसदों के साथ यदि उन्होंने दे दिया तो आसानी से सरकार परिसीमन बिल को पास करा लेगी। ऐसे में अब इस बार मानसून सत्र में परिसीमन बिल को लेकर ही गहमागहमी रहने वाली है। सवाल यही है कि क्या सरकार परिसीमन को लेकर सफल होगी या एक बार फिर विपक्ष अपने मंसूबों में कामयाब होगा। विस्तार से करेंगे चर्चा, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। उससे पहले देश की राजनीति में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। सरकार से लेकर विपक्ष तक बैठकों का दौर जारी है। सत्र में सरकार अपने एजेंडे के तहत एक देश एक चुनाव, परिसीमन और कुछ नए संविधान संशोधन बिल पास कराने की तैयारी में है, तो वहीं विपक्ष नीट पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई और राम मंदिर चोरी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। सत्र के दौरान महत्वपूर्ण विधेयकों पर रणनीति तो बन ही रही है, सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी मांग हो रही है। इसी को लेकर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नई दिल्ली स्थित आवास पर केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक हुई। बैठक में आगामी मानसून सत्र के दौरान सरकार की रणनीति, विधायी एजेंडे और विपक्ष के संभावित हमलों का जवाब देने की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। इससे पहले गुरुवार को हुई कांग्रेस की बैठक में विपक्ष ने एकजुटता के साथ सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। पार्टी की रणनीतिक बैठक में आक्रामकता के साथ सरकार को घेरने के मुद्दों पर मंथन हुआ, लेकिन माना यह जा रहा है कि सरकार की तरफ से जारी लिस्ट में डिलिमिटेशन या परिसीमन बिल और वन नेशन वन इलेक्शन बिल का जिक्र नहीं है। लेकिन विपक्षी खेमे में चर्चा सिर्फ इन्हीं 2 बिलों की हो रही है। विपक्ष को लगता है कि सरकार इन दोनों बिलों को लेकर तेजी से बढ़ रही है, जिसके बाद कांग्रेस ने साफ कर दिया कि परिसीमन बिल का विरोध करेगी। आपसे मतभेद तो होते ही नहीं, वास्तविक है। विचारधाराओं का ये संघर्ष है, वो वास्तविक है। पर पार्लियामेंट हम चलाने के लिए आते हैं, पार्लियामेंट में हम बहस करने के लिए आते हैं, सवाल उठाने के लिए आते हैं, मुद्दे उठाने के लिए आते हैं। टोका टोकी होती है, वो वास्तविक है। पर ये तो एक तरफा हो गया ना, एक तंत्र का तोप चलाते हैं बस। देखिए, ये बिल जो है ना, जब कमेटियां में जाती हैं, इस पर अध्ययन होता है, बातचीत होती है, विश्लेषण होता है, कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकल सकता है। पर आप जबरदस्ती बिल पास कराना चाहते हो बिना बातचीत करके, बिना सोच समझ के, यही होगा जो 17 अप्रैल को हुआ था। देखिए, ये सरकार लाएगी, तमाम महत्वपूर्ण विधेयक सरकार के समक्ष आएंगे और उन महत्वपूर्ण विधेयकों में सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि ये जिस तरह से सत्र चलता है और सत्र में जो भूमिका सदन चलाने की केवल सत्ता पक्ष की नहीं है, उतनी ही भूमिका प्रतिपक्ष की भी होती है। और लगातार अपील करते हैं, स्पीकर साहब करते हैं, प्रधानमंत्री जी करते हैं, गृहमंत्री जी करते हैं, संसदीय कार्य मंत्री करते हैं। लेकिन जिस तरह से बिना किसी मुद्दे के, बिना किसी इशू के केवल हंगामा खड़ा करना मकसद रहता है, तो उससे देश में लोग समझ रहे हैं कि आज कितना गैर जिम्मेदाराना कांग्रेस का या विपक्ष का व्यवहार है। सरकार मानसून सत्र में लोकसभा में जिन 5 नए बिलों को लाने का विचार कर रही है, वे है इनकम टैक्स संशोधन बिल 2026 एक अध्यादेश की जगह लेने के लिए, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन बिल 2026 एक अध्यादेश की जगह लेने के लिए,
जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल 2026, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन बिल 2026, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन बिल 2026। इसके अलावा सरकार 2 पुराने बिलों पर भी विचार कर सकती है, जिनमें विदेशी योगदान विनिमय संशोधन बिल 2026, जिसे 25 मार्च 2026 को लोकसभा में पेश किया गया था, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025, जिसे 15 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पेश किया गया था और एक संयुक्त समिति को भेजा गया था। भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं पर लगाम कसने के लिए नए संविधान संशोधन बिल, यदि 30 दिनों तक जेल में रहे तो पद से हटना पर भी चर्चा संभव है। सरकार विकास, आर्थिक सुधार और प्रशासनिक सुधारों को सत्र का मुख्य एजेंडा बनाना चाहती है। एनडीए की रणनीति प्रमुख विधेयकों पर सहयोगी दलों और अन्य क्षेत्रीय दलों का समर्थन सुनिश्चित करने की है। सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी दलों से सदन को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील भी होगी। सरकार का उद्देश्य मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाना और अधिकतम विधायी कार्य सुनिश्चित करना है। दूसरी ओर विपक्ष भी महंगाई, बेरोजगारी, नीट, किसानों के मुद्दे, कानून व्यवस्था, विदेश नीति और अन्य समसामयिक विषयों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर चुका है। ऐसे में संसद का मानसून सत्र राजनीतिक रूप से काफी अहम और हंगामेदार रहने के आसार हैं। कि संसद का सत्र शुरू होने से पहले ही जो कुछ इस तथाकथित इंडी गठबंधन के अंदर दिखाई पड़ा है, उससे गमज़दा होकर बेहतर होता कि जयराम रमेश जी सबसे पहले इस बात के लिए राहुल गांधी जी का शुक्रिया अदा करते कि विदेश में गायब होने के बाद कम से कम संसद सत्र से 4 दिन पहले तो वो भारत में प्रकट हो गए, तो मुझे लगता है कांग्रेसी नेताओं की जान में जान आई हो। आज सत्र से पहले जो कुछ दिख रहा है इंडी गठबंधन में, उसके लिए तो मैं एक पंक्ति ही कह सकता हूं कि इस गठबंधन का तो कोई सिला ही नहीं, कौन किससे मिला है कुछ पता ही नहीं, और लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। वो डीलिमिटेशन बिल अगर आएगा तो ये आप इसको डीलिमिटेशन बिल कतई मत कहिए। डीलिमिटेशन बिल नहीं है वो भाजपा जिताओ बिल है। अभी आसाम में इन लोगों ने जो डीलिमिटेशन किया है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 26 लाख वोट, दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 12 लाख वोट। इसका मतलब ये डीलिमिटेशन नहीं है, ये भाजपा जिताओ बिल है। और जो लोग नाच कूद के लड्डू खा के भाजपा जिताओ बिल पर मोहर लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। आम आदमी पार्टी इस तरह के बिल का समर्थन नहीं करेगी। अगर आप मुद्दों की फेहरिस्त देखें तो आपस में जुड़े हुए हैं और वो सब के सब गवर्नेंस के फेलियर से जुड़े हुए हैं। इसलिए अगर राम मंदिर, चंदा डकैती की बात करूं, नीट के लीकेज की बात करूं, ओवरऑल एग्जामिनेशन सिस्टम की बात करूं, हेल्थ सिस्टम की बात करूं, मतलब अगर आप देखें उसमें जोड़ लीजिए आय की असमानता का सवाल हो, जिस पर कमोबेश अपने दल की ओर से मैं हर इसमें बोलता हूं, हर सत्र में बात रखता हूं। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण सवाल है कि लोगों के मैंडेट के साथ खिलवाड़। फर्ज कीजिए आपने मुझे चुना कि आप विजिलेंट रहना, आपको विपक्ष में रहना, और मैं सत्ता पक्ष के साथ चला गया, तो धोखा किसी पार्टी के साथ नहीं है, धोखा हिंदुस्तान की आवाम के साथ। बहरहाल सरकार वन नेशन वन इलेक्शन और परिसीमन जैसे बिलों पर जोर दे सकती है, क्योंकि ये मोदी सरकार के एजेंडे के अहम विधेयक हैं, जिसका पुरजोर विरोध करने की रणनीति विपक्ष बना चुका है। लेकिन जिस तरह से विपक्षी दलों के सांसदों को साथ लाकर भाजपा की रणनीति बन रही है, वो कितनी कामयाब होगी ये देखने वाली बात होगी। अब मॉनसून सत्र में विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने पर सरकार का फोकस है। बैठकों में चिंतन और मंथन है, विपक्ष के तेवरों का जवाब देने की तैयारी है, तो वहीं विपक्ष का उद्देश्य सरकार से जवाबदेही तय कराना और जनहित के मुद्दों को संसद के केंद्र में लाना। ऐसे में सवाल यही है कि क्या विपक्ष एकजुट होकर सरकार का मुकाबला कर पाएगा। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
चलिए, तो मॉनसून सत्र की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और इस सत्र में सबसे महत्वपूर्ण जो एक विषय होगा वो डिलिमिटेशन को लेकर है। लेकिन क्या परिसीमन को लेकर उस चर्चा में सरकार जाएगी, ये हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल जो एक प्रारूप तैयार किया गया है उसमें कई सारे ऐसे संशोधन बिल हैं जिसमें से 2 बिल पुराने भी हैं। फिलहाल तो उसी को मेन मुख्य भूमिका में रखा गया है कि इन सारे विषयों पर बात होगी। लेकिन क्योंकि एक जब भी कोई सत्र होता है, विपक्ष की भूमिका होती है कि वो महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करे, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो उनके सवालों का जवाब दें। और परिसीमन इस वक्त बहुत अहम है, क्योंकि इसके पहले जिस तरीके से टूट फूट हो रही थी या फिर जो बागी हो रहे थे, उसके बाद जो 360 का एक फिगर आ रहा था बहुमत के लिए, तो ये सारी चीजें बताती हैं कि या तो सरकार अभी होल्ड करेगी परिसीमन को, या हो भी सकता है कि यदि थोड़ी सी व्यवस्था और होती है तो इस पर बढ़ जाए आगे। तो असल में इस पूरे मॉनसून सत्र में क्या डिलिमिटेशन पर वाकई में हम जो देखना चाह रहे हैं वो नज़ारा हमें दिखेगा, या फिर दूसरे मुद्दों पर तकरार होगी? कुल मिला के किस तरीके से ये सत्र होगा और किस किस मुद्दों पे एक अंतिम मुहर लगती हुई हमें आगे दिखेगी, हम चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे संदीप वर्मा। संदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर पवन डोंगरे। पवन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी से रविंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे आपसे कुछ देर में, उनका भी स्वागत है। आम आदमी पार्टी से डॉक्टर मुकेश जायसवाल होंगे, आपसे कुछ देर में जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक है डॉक्टर राहुल बाली। राहुल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं संदीप जी पहले आपसे करूंगी, मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ, ठीक है। संदीप जी, मॉनसून सत्र को लेके हालांकि जो पॉइंट्स अभी रखे गए हैं, कुछ संशोधन बिल हैं जिस पर बातचीत हो सकती है, कुछ पुराने बिल भी हैं उन पे बात हो सकती है, लेकिन जो सबकी नजरें हैं और एक चर्चा का विषय बना हुआ है वो डिलिमिटेशन है, यानी परिसीमन एक मुख्य चर्चा का रूप होगा। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था और इस बार नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ाने की कोशिश की गई है, इनफैक्ट बढ़ी भी है, तो थोड़ी सी और व्यवस्था होगी तो लगभग ये बिल भी निकल जाएगा। लेकिन क्या इस पर सरकार चर्चा कराएगी? क्या हम उम्मीद करें कि इस पे बातचीत हो सकती है? और विपक्ष के तो जो मुद्दे हैं वो एक अलग बात हुई। मानसून सत्र शुरू होने वाला है 20 जुलाई से। हाँ, कहीं ना कहीं सरकार हमेशा चाहती है कि जो मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, उन पर काम हो और वो पास होके वो अपना अमली जामा पहने और वो विकास के कार्यों में पूरे हो, चाहे वो किसी मुद्दे को लेकर हो, चाहे वो किसी परियोजना को लेकर हो। मगर जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं परिसीमन का विषय है, देखिए सत्र में रखते हैं नहीं रखते, ये सारी चीजें एक बार देखी जाएंगी कि यदि परिसीमन का रखते हैं सत्र में तो उसके क्या जवाब होगा, उसे कैसे लेके आएंगे। तो ये अभी एक विषय में बता नहीं सकता कि ये रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा। मगर जो भी विषय इसमें रखे जाएंगे, सरकार के विरुद्ध हमेशा विपक्ष काम करता है, वो अभी भी करेगा, ये कोई नई चीज नहीं है। ये फिर दोबारा जो विपक्ष है वो इसमें हाय हल्ला करेगा, जो भी करेगा। मगर सरकार का काम है कि अपनी चीजों को रखना, देश को आगे कैसे बढ़ा पाए, कैसे जो अपने मुद्दे हैं उन्हें रख पाए, और जो भी इसमें सत्र में रखने के विषय होंगे वो रखेंगे और उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है संदीप जी, वापस आऊंगी जल्दी से। पवन जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ राखी जी, आपकी क्लियर आवाज आ रही है। कितना महत्वपूर्ण है ये मॉनसून सत्र, और जिस तरीके से अभी चर्चाओं में है कि कुछ जो पॉइंट्स रखे गए हैं, कुछ संशोधन बिल हैं जिन पर बातचीत होनी है, क्या वहीं तक सीमित रहेगा या फिर वाकई जो बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष ने तैयारी की है या डिलिमिटेशन, उस पर बातचीत होती नजर आएगी? राखी जी, देश में बेरोजगारी, देश के अंदर अगर आप देखें तो पेपर लीक की समस्या, देश के अंदर अगर आप देखें तो ऐसे कई मुद्दे हैं, महंगाई, जो जिस तरीके का ये आजकल जो नितिन गडकरी जी की वजह से गाड़ियों के अंदर जो इथेनॉल की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, रास्तों के गड्ढे, कितनी सारी बेसिक समस्याएं देश में चल रही है। ये मॉनसून क्षेत्र में ये गड़बड़ करके कुछ बिल पास करने के चक्कर में है, और इनके माइंडसेट में यही फिक्स रहेगा कि भाई कुछ स्पेसिफिक बिल ये पास कर दे। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि भारत के जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो देश के सामने आए, और हमारे जितने सांसद हैं हम पूरी ताकत के साथ में भारत की बेरोजगारी के ऊपर बात करेंगे, हम पूरी ताकत के साथ में जो परिसीमन का विषय है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी देखना है कि ये हमको मौका देते हैं नहीं देते हैं, या वन साइड ये फिर से सदन को खींचने की कोशिश करते हैं। मगर हम भारत की जनता के मुद्दे
संसद में लेकर आएंगे, मतलब लेकर आएंगे। ठीक है पवन जी। रविंद्र जी जुड़े हमारे साथ। ठीक है रविंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ रविंद्र जी, मॉनसून सत्र को लेकर क्या तैयारी है और क्या लगता है कितना महत्वपूर्ण होगा, कितने महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत अच्छे से और सार्थक रूप से हो पाएगी? ये तो भारतीय जनता पार्टी, हम तो सार्थक बातचीत के लिए तैयार हैं और जनता के बुनियादी मुद्दों के लिए तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जो स्पष्ट रूप से हम लोगों को मालूम है या सभी विपक्षी दलों को मालूम है कि वह वर्तमान सत्र में जो मानसून सत्र आ रहा है, इसमें संघ और अमेरिका का एजेंडा लागू करने का प्रयास करें। किसी भी बुनियादी मुद्दे पे पिछले 6 महीने में केंद्र सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। जो सबसे बड़ा बुनियादी मुद्दा इस समय 2 चल रहा है, एक आस्था से जुड़ा प्रभु श्री राम के मंदिर का, दूसरा पेपर लीक का मुद्दा, जहां पर युवा जो सबसे बड़ा वोटर वर्ग भी है या भारत के आबादी का सबसे बड़ा वर्ग है, वह आंदोलनरत है। इन दोनों मुद्दों पे एकदम असंवेदनशील है सरकार, किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया उसके द्वारा। तो निश्चित रूप से अगला जो कार्रवाई करेंगे ये लोग उसी तरीके से चाहेंगे जैसे प्रोफेसर जीडी अग्रवाल के साथ में हो गया था कि वो अनशनरत हो जाए और वो उनका निधन हो जाए और गंगा सफाई का मुद्दा खत्म हो जाए। इसी तरीके से ये चाह रहे हैं कि सोनम वांगचुक जी का निधन हो जाए, पूरा पेपर लीक युवाओं का मुद्दा ही दब जाए, जैसे 700 किसान का मुद्दा दब गया था। अब आना है कि इसमें बहुत सारी बिल लेके आएंगे जिसका असली उद्देश्य रहेगा कि 2/3 इसी तरीके से अपना संख्या जुटा ले। 2/3 संख्या जुटाने के लिए इनके पास 360 सांसद होने चाहिए, जिसमें बताया जा रहा है कि कहीं 12 बताया जा रहा है, कहीं बताया रहा है 40 सांसद कम हो रहे हैं। तो इसका पूरा मुद्दा ये रहेगा। जो हमारा विपक्ष की तरफ से मुद्दा रहेगा, प्रभु श्री राम के मंदिर का रहेगा, पेपर लीक का मुद्दा रहेगा जिसमें आंदोलनरत छात्र हैं, एथेनॉल का मुद्दा रहेगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी हर कार्यकर्ता, हर मंत्री इस चीज से पीड़ित हैं। फिर बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा जिसमें सीएमआई ने कहा है कि बेरोजगारी 7.4% से बढ़ के 8.1% हो गया है। महंगाई मुद्दा रहेगा जिसमें सीपीआई जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है वो बताया जा रहा है कि 5.1 से बढ़ के 7.4 हो गया। खाद्य वस्तुओं का मतलब सामान्य व्यक्ति अब झोपड़ी में रहने वाला भी कि खाना भी नहीं खा सकता है। फिर एक जो सबसे बड़ा राष्ट्रवाद का मुद्दा उठेगा कि हमारे गृह मंत्री जी ने देश में शहीदों के नाम पे झूठ बोला है, शहीदों के नाम की चोरी की है। इस मुद्दे को हम जोर शोर से उठाएंगे कि राष्ट्रवाद का फर्जी झंडा लेके चलने वाली भारतीय जनता पार्टी देश के शहीदों के नाम की चोरी भी करती है। एक मुद्दा अगर किसी ने उठाया, जो मैं अपने तरफ से जोड़ रहा हूँ, खबरें आ रही हैं कि मेघालय की तरफ से चीन ने इंट्रूजन किया है भारत की क्षेत्र में। क्या उस मुद्दे को अगर हमारा कोई सांसद उठाता है तो उससे क्या जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी, जो बार बार चीन के एग्रेशन को छुपाती रही है? इस बार क्या जवाब देगी यह भी देखने का आएंगे। तो हमारे जितने भी मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए हैं, इनके जो मुद्दे आएंगे वो इनका परिसीमन सा रहेगा कि किसी तरीके से यहाँ पर ये पुतिन बन जाए मोदी जी। इनका जो मुद्दा रहेगा कि एक देश एक चुनाव, रूस बन जाए। फिर एफसीआरए पर लिमिटेशन करना, जिनकी मात्र संगठन का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, विदेशों से अरबों रुपए चंदा लाते हैं, लेकिन दूसरे एफसीआरए जो पब्लिक इंटरेस्ट में ले रहा है उस पर फिर रोक लगाने के काम करेंगे। एक लाएंगे कि 130वां संविधान संशोधन, इसमें इन्होंने बना रखा है कि पीएम सीएम को सजा मिले तो उनको पद छोड़ना पड़े क्योंकि ये पीड़ित हैं। इन लोगों ने फर्जी मुकदमे लगाए, ईडी के सीबीआई के द्वारा जांच करा के हमारे मुख्यमंत्रियों को फर्जी तरीके से जेल में भेजा, जिस पर कोर्ट भी सख्त हुई। तो ये चाह रहे हैं कि आने वाले समय में पूरा विपक्ष विहीन शासन करें ये पुतिन की तरह। हमारे जो मुख्यमंत्री लोग हैं उनको जेल में डालें और उनको पदच्युत करें। तो इनका ये षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र अमेरिका द्वारा प्रेरित है। ये अमेरिका के पिट्ठू की तरह काम कर रहे हैं और संघ के एजेंडे को लागू कर रहे हैं, लेकिन हम इसको नहीं करने देंगे। मुझे लगता है कि छात्र भी इसमें आएंगे, जनता भी उतर के सड़कों पे आएगी और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी। ठीक है, वापस आएंगे। मुकेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार, सुन पा रहा हूँ। हाँ,
मुकेश जी, कैसे आप इस बार के मॉनसून सत्र को देखते हैं? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है, चाहे एक देश एक चुनाव की बात हो या परिसीमन हो या कुछ नए संविधान संशोधन की बात है, लेकिन जो एक लिस्ट आई है काफी मंथन के बाद, उसमें परिसीमन बिल या वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र फिलहाल नहीं है। अब या तो उसके लिए नंबर ऑफ एमपीज नहीं हो पाए हैं, एक ये हो सकता है, या फिर दूसरे जो है, चाहे इनकम टैक्स हो, सुप्रीम कोर्ट वाला मामला हो, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम, बहुत सारे ऐसे संशोधन बिल है जिस पर बातचीत होगी। पर ऐसा लग रहा है कि ये विषय उठेगा जरूर, क्योंकि डिलिमिटेशन की जहां तक बात है या वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात है, ये तो मुख्य एजेंडा है दूसरे बिलों की अपेक्षा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस पर एक तीखी तकरार हो सकती है, लेकिन कितने बिल निकलेंगे या रुकेंगे एक सवाल है। कैसे आप इस मानसून सत्र को देखते हैं? क्या एक महत्वपूर्ण टिप्पणी आपकी? देखिए, मानसून सत्र में परिसीमन का बिल भले ही इन्होंने लिस्ट में नहीं डाला है, लेकिन ये वहां पर चर्चा करेंगे। आप महिला आरक्षण की चर्चा करेंगे, अन्य जो जितनी चीजें सारी चर्चा है। ये गुमराह करने के लिए है, विपक्ष के लोगों को गुमराह करने की लिस्ट में नाम नहीं डाला कि भाई हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। मानसून सत्र में जितना ये कर सकते हैं, संसदों को तोड़ के 364 374 की जो है वो ला के जितने भी है, इतनी तानाशाही की चीजें हैं वो लागू करने की कोशिश करेंगे। चाहे वो हमारे जो अभी चुनाव में जिनको जेल भेजने के बाद फिर 3 महीने के अंदर उनको इस्तीफा दे दो, नहीं तो जेल में अपने आप खत्म हो जाएगा। ये तमाम चीजों के जो बिल हैं ये वहां पे लेके आएंगे और तानाशाही के रूप में ये वहां पे रखेंगे। ये देखने देश को गुमराह करने के लिए है। ये शिक्षा पे बात नहीं करेंगे। आप सोचिए, सोनम वांगचुक जी पिछले 18 दिन से वहां बैठे हुए हैं और देश के राजधानी में बैठे हुए हैं, और दुर्भाग्य है कि वहां कोई जाने को तैयार नहीं है, कोई चर्चा करने को तैयार नहीं। वो किसके लिए लड़ रहे हैं? शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं। जिन्होंने नीट परीक्षा के पेपर लीक कर दिए उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आप दूसरी चर्चा पे करेंगे कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। गुमराह करने के लिए पूरा ये खेल रचा जा रहा। जो लिस्ट जारी की है वो गुमराह करने के लिए गई है। लेकिन ये परिसीमन बिल हो या महिला आरक्षण हो या देश एक चुनाव, ये इनका मूल जो है इसी पे चर्चा होगी आगे, और आगे कुछ नहीं करेंगे। ये देश के गुमराह, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। राम मंदिर हो, ये चोरी के मुद्दे हो, इस पे चर्चा नहीं करेंगे। देश के साथ कितना अन्य धोखा किया है अयोध्या में। अब देश की जनता 140 करोड़ की जनता के साथ धोखा किया। इतनी बड़ी चोरी के लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया। जो मेन लोग थे, इस्तीफा दे दिया 2 लोगों ने, बात खत्म हो गई। आगे कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही, आगे कोई चर्चा नहीं हो रही। तो ये देश को गुमराह करने को जितनी षड्यंत्र कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी करेगी, और इनकी तानाशाही आगे भी ऐसी चलती रहेगी। ठीक है मुकेश जी। राहुल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी। हाँ, राहुल जी, कैसे आप इस बार के मॉनसून सत्र को देखते हैं? क्योंकि देखिए, पक्ष और विपक्ष अपने अपने तरीके से बात करेगा, और होता यह है कि जब भी कोई लिस्ट आती है या जब भी कोई ऐसे पॉइंट्स आते हैं कि इस बार सदन के अंदर इन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है या ये बिल में संशोधन हो सकता है, तो उसके बाद में सबसे ज़्यादा, क्योंकि चर्चा शुरू से ही हम देख रहे हैं डिलिमिटेशन और वन नेशन वन इलेक्शन हमेशा रहा। तो अब जैसे कि अभी मुकेश जी कह रहे थे कि भले ही लिस्ट में ना हो लेकिन उस पर चर्चा होगी, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बात भी सच है। राम मंदिर या बाकी जो मुद्दे हैं जो विपक्ष को मिले हैं वो मुद्दे भी उठेंगे ही। तो जवाब तो देखिए देना पड़ेगा सत्ता पक्ष को। और अभी क्या लगता है आपको कि इस वाले सत्र में क्या बहुत सारे ऐसे बिल हैं जिन पर चर्चा की बात हो रही है वो निकल पाएंगे? क्योंकि उस तरह से नंबर ऑफ एमपीज की जो बात है वो अभी कुछ आंकड़े उसमें कम पड़ रहे हैं। कैसे आप इसका एक विश्लेषण करेंगे? राखी जी, ऐसे है, मैंने अपने दूसरे पैनलिस्ट को भी सुना है। देखिए, जब भी पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है तो उससे पहले क्या है कि ऑपोजिशन अपने जो है वो मुद्दे पहले ही पब्लिक में लाने शुरू कर देती है। जैसे कि खरगे जी ने एक लेटर लिखा जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि मैं कई महीनों से आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को लेटर लिख रहा हूं कि ऑल पार्टी मीटिंग को कन्वीन किया जाए बिफोर ये मॉनसून सेशन से। अब रही बात, ये दो मेन मुद्दे हैं, वो है डिलिमिटेशन के और वुमेन रिजर्वेशन बिल का है। देखिए, इस टाइम पे 3 स्टेटों के इलेक्शन हैं, उत्तराखंड में है, पंजाब में है और यूपी में है। तो मुझे लगता है कि जो इंडिया अलायंस का ग्रुप है ये बहुत ही वीक ग्रुप है, क्योंकि राहुल गांधी जी अभी 22 दिन बाहर रहे देश से, तो उनको मुझे लगता है कि पूरी तैयारी नहीं होगी कि पार्लियामेंट के अंदर क्या कहना है, या पूरी तैयारी नहीं कर पाए होंगे वो। तो मुझे लगता है कि ये दोनों बिलों का कहीं कहीं जिक्र होगा, क्योंकि कारण क्या है कि ना तो इंडिया अलायंस जो है
वो खुल के बोल पाएगी, क्योंकि ये 3 स्टेटों के इलेक्शन में आप देखिए कि वहां जो इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं अखिलेश यादव जी हैं, उधर जो अकाली दल है पंजाब के अंदर, उत्तराखंड में दूसरे दल हैं, तो ये अपनी दबी हुई जुबान पे पार्लियामेंट के अंदर बोलेंगे, क्योंकि इनको अगर ये कुछ भी बोलते हैं ऐसा जो एंटी गवर्नमेंट साबित हो जाता है, तो मुझे लगता है कि इनको स्टेटों के अंदर इलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो ये मॉनसून सत्र जो है, ये जो मिक्स रिस्पॉन्स रहेगा, मेरा मानना है, ना तो अपोजिशन खुल के बात कर पाएगी और ना ही रूलिंग पार्टी जो है इनको खुल के जवाब देगी, क्योंकि वो चाहती हैं, आप देखिए कि नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू यहाँ तक 360 डाटा की बात कर रहे हैं, फिक्र की बात कर रहे हैं, ये दो तो तब भी इनका साथ दे रहे थे और आगे भी इनको जुटाने के लिए कोई खास मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि इंडिया अलायंस इतना वीक अलायंस हो चुका है कि भाई आज जो है, मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूं, पर मैं ये देख रहा हूं, आप देखिए शरद पवार की पार्टी क्या कर रही है, उन्होंने खुलेआम कह दिया कि हम नहीं मर्ज होंगे। उधर ममता जी का पूरा टूट गया मामला, इधर केजरीवाल जी पंजाब में इधर उधर घूम रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है कि ये 360 का आंकड़ा जो है वो पूरा करने में कामयाब भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी जो अलायंस पार्टनर बिखरे पड़े हैं इंडिया के, वो इतने कमजोर है, वो कभी भी कहीं भी दबाव में आके इनके पीछे आ जाएंगे। जी ठीक है, तो मुझे तो फिर ऐसा लगता है राहुल जी कि यदि ये सारी सिचुएशंस बनती हैं, क्योंकि हम एनसीपी की बात करें या हम डीएमके की बात करें, इन दोनों की तरफ से भी लगभग यदि कोई आगे बढ़ता है मान लीजिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है उस नंबर तक पहुंचने में बहुत वक्त नहीं लगेगा। क्योंकि सवाल इस बात का है कि हमारा लोकतंत्र फिर कहाँ है और कैसे है, क्योंकि आप समझिए ना, फिर हम विपक्ष को कहाँ आकेंगे? बिना विपक्ष के क्या हम कल्पना कर सकते हैं इस देश में किसी भी मुद्दे की या लोकतंत्र की? ये एक सवाल है, और इसलिए भी है क्योंकि फिर मुद्दों पे कौन बात करेगा? सारी चीजें तो ऐसे ही पास हो जाएंगी। मैं एक सत्ता पक्षी कोई नकारात्मक बात को लेकर नहीं इस चीज पे जा रही हूँ, लेकिन मैं देश के इलेक्शन की जो प्रक्रिया है या प्रोसेस है या लोकतंत्र है, उसके नजरिए से सवाल कर रही हूँ। राखी जी, ऐसा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने संविधान में लिखा है कि सेंट्रल जो है वो हमेशा पावरफुल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट को वीक कर दीजिए। जो डिलिमिटेशन का मामला है वो स्टेट को जो है वीक करने का है। दूसरी बात जो आपने कही कि अगर ऑपोजिशन ही नहीं रहेगी तो फिर वो सवाल किससे उठाएंगे? पार्लियामेंट डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा कभी नहीं होता है। रूलिंग पार्टी भी ये चाहेगी कि ऑपोजिशन रहे, क्योंकि अगर ऑपोजिशन ही नहीं रहेगी तो रूलिंग पार्टी जो है वो अपने मुद्दे कैसे चलाएगी? आप देखिए ना, राम मंदिर की चोरी का आया, ऑपोजिशन ने उठाया, रूलिंग पार्टी उसको काउंटर कर रही है। नीट का मुद्दा आया, अभी तक एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन नहीं हुआ, तो वांगचू जी को किसी ने बुलाया नहीं था कि वो हंगर स्ट्राइक पे बैठते। मेरा तो मानना ये है कि वो तो उनकी तो उम्र हो चुकी है, ये अब दीपिका को हंगर स्ट्राइक के ऊपर बैठना चाहिए था, तब पानी का पानी दूध का दूध हो जाता। इसलिए पार्लियामेंट डेमोक्रेसी के अंदर जो अपोजिशन और रूलिंग दोनों ही रहेंगे, चाहे वो डिलिमिटेशन क्यों ना हो जाए, फिर तो पार्लियामेंट ही खत्म हो जाएगी। ये रूलिंग पार्टी कोई भी हो, कांग्रेस हो बीजेपी, ये कभी नहीं चाहेगी कि पार्लियामेंट के अंदर 2 गुट ना हो। जी राखी जी। ठीक है, जल्दी से वापस आऊंगी। हाँ पवन जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। देखिए, राहुल वाले जी का जो विश्लेषण है या जो उनका वैयक्तिक बोलना है कि राहुल गांधी जी तैयार नहीं है या फिर विपक्ष उतने ठीक से मुद्दे उठा नहीं पाएगा, ये इनका इंडिविजुअल आकलन है। हमारी तैयारी पूरी स्ट्रांग है। हमारे विपक्ष के जो विरोधी पक्ष नेता है वो परिपक्व है और उनकी तैयारी एकदम मजबूती के साथ है। वो चाहे विदेश दौरे पे रहो, कहीं पर भी रहो, उनका पूरा फोकस ये इंडिया के ऊपर रहता है। और वो वर्ल्ड में कहीं पर भी रहो, छोटी से छोटी घटना के ऊपर उनकी निगाह रहती है, उनका पूरा उसके ऊपर वॉच रहता है। भारत को लेकर बहुत ज्यादा वो सीरियस है, हर चीज को लेकर। इसके लिए पार्लियामेंट के अंदर निश्चिंत रहिए, जो मुद्दे उठाए जाएंगे वो ताकत से उठाए जाएंगे। राम मंदिर के चंदे का मुद्दा छोटा मुद्दा नहीं है। आप लगा लीजिए, बेरोजगारी का मुद्दा छोटा मुद्दा नहीं है। विपक्ष पूरी ताकत झोंक देगा जनता के सवाल उठाने में इस मॉनसून सेशन में।
बशर्ते जो सत्ताधारी लोग हैं उनके जो मंसूबे हैं कि कुछ ठराविक बिल उनको पास करके लेना है, वो ठराविक बिल पास करने का उनका जो एक षड्यंत्र होगा, उनका जो एक नीतिमत्ता, उनकी जिस तरीके से वो काम करने की कोशिश करेंगे, हम उसको रोकने का 100% प्रयास करेंगे और उसमें कामयाब भी जरूर होंगे। और जो अभी राहुल जी बता रहे थे बाली साहब की, भाई संदीप एक जी, आध बार बहुत वीक विपक्ष हो गया है, ममता जी यहाँ चली गई, बाकी सब चीजों का मेरा आपको बोलना यह है, देखिए राहुल गांधी जी पूरी ताकत के साथ, मजबूती के साथ में वहां पर बात करेंगे और ये चीज को देश टेलीविजन के माध्यम से भी देखेगा और आने वाले दिनों के अंदर वो जिस तरीके से बातें उठाएंगे, हो सकते हैं कि कई टीवी डिबेट्स हमको उस चीज के ऊपर भी करना पड़े। ठीक है, हाँ संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए राखी जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि संसद जो है वो लोकतंत्र का सर्वोच्च मंत्र है, सर्वोच्च मंच है, और सरकार हमेशा चाहती है कि संसद सुचारू रूप से चले, लेकिन विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं अड़ंगा अटकाता है, क्योंकि जनता के जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो जुड़े हुए विधेयक हैं, उन्हें सरकार लाती है, चाहे वो कोई सी सरकार रही हो, कहीं ना कहीं विपक्ष उसमें अड़ंगा अड़ाता है। जैसा कि आप अभी कह रहे थे कि ये मुद्दे बड़े हैं, महिला आरक्षण का जो मुद्दा था राखी जी, वो क्या कम बड़ा था? वो इतना बड़ा मुद्दा था, मगर क्या हुआ, विपक्ष ने उसे लागू नहीं होने दिया और कहीं ना कहीं महिलाओं को जो एक अपना अधिकार मिलने वाला था, राजनीतिक अधिकार मिलने वाला था, वो उससे वंचित रह गई। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसा कह रहे थे कि अभी भाई हमारे पवन जी, कि राहुल जी बाहर रहते हैं, मगर वो भारत की जो भी गतिविधि है, जो भी चीजें चल रही है, उस पर ध्यान रखते हैं। भाई वो मुझे समझ नहीं आता, वो हमेशा ज्यादा ही बाहर रहते हैं भारत में, तो वो रहते ही कहाँ है? वो हमेशा बाहर ज्यादा रहते हैं, वो इटली घूमते हैं, किसी और देश घूमते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अपने देश को वो बाहर जाके बदनाम करते हैं। ये दुर्भाग्य है हमारा कि ऐसा विपक्ष का नेता जो अपने देश में अपने मुद्दों को उठाने के बजाय, सड़कों पे जाने की बजाय, ठीक है, जो चीजें हैं उन्हें कैसे लागू कर पाए, उसकी बजाय वो विदेशों में रहते हैं, उनका सारा समय विदेशों में ही संदीप जी, राहुल गांधी जी एक बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही बुद्धिधारी नेता है, आप चिंता मत कीजिए। आपके पक्ष का और संगठन का जितना पैसा उनको डिफेम करने में लगता है ना, अगर देश की भलाई में आप उतना पैसा लगाते, जो हजारों करोड़ रुपए आप राहुल गांधी जी की प्रतिमा मलिन करने में लगा रहे हैं, उतना पैसा अगर आप देश की भलाई में लगाए तो भारत और आगे बढ़ जाएगा। भारत बहुत आगे बढ़ेगा संदीप जी, भारत के अंदर बहुत आगे बढ़ेगा। राहुल गांधी जी के बारे में सोचना कम कर दीजिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि नींद में से उठते ही मोदी जी को सबसे पहले राहुल गांधी जी दिखते होंगे, उनको तो सपने में भी राहुल गांधी आते होंगे, क्योंकि आप कभी भी देख लीजिए वो राहुल गांधी जी को छोड़ के दूसरी कोई बात ही करना नहीं चाहते। और जब भी आप लोग पीछे हो जाते हैं, फिर आपको नेहरू जी याद आते हैं, आपको पुराने जमाने के जितने हमारे नेता है वो याद आते हैं, और ये तो पूरा देश दिखता है। जिस दिन आप कोई कॉर्नर में चलेंगे, आपको ऐसा लगा कि आपके पास में बोलने के लिए जगह नहीं है, आप नेहरू जी की बातें करने लग जाते हैं, आप हमेशा राहुल जी के घराने के बारे में बात करने लग जाते हैं। देश का सोचिए साहब, देश का सोचिए। अरे नेहरू जी की डेथ होकर सदियां बीत गए, अभी ये नया जमाना है, इसमें देखिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उनके टाइम में कर दिया। अब आपकी बारी है ना, आपके हाथ में सत्ता है ना, आप कीजिए, आप ऐसा कुछ कीजिए। सिर्फ योजनाओं का नाम मत बदलिए, योजनाओं का नाम मत बदलिए, जो योजना कांग्रेस। पवन जी प्लीज, ठीक है, चलिए ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखिए और मुख्य रूप से हम जिन मुद्दों पर रखने का दे रहे राखी जी, मैं कभी बीच में नहीं बोलता, पवन जी इतना बोले, मगर आप ये देखिए ना, वो उन्होंने बीच में बोलना शुरू किया, मैं इन्हें जवाब दे देता हूँ। देखिए पहली बात तो आपकी जो पार्टी है वो एक घराने की पार्टी है, ये आप मान लो, ये जनता ने तो मान लिया, आप भी मान लो। आप जिस दिन मान लोगे ना पवन जी, उस दिन आपको बहुत लाभ मिलेगा इसका। भाई साहब अब आप शांत रहिए, मैं बताता हूँ, भ्रम नहीं है, राखी जी बता देंगी, राहुल जी बता देंगे। राखी जी मत आइए, संदीप जी मुझे इससे अलग रखा करिए आप लोग प्लीज। संदीप जी बताइए से अलग रखा करिए। राहुल गांधी जी ने आज तक कौन सी मिनिस्ट्री ली है? एक मिनिस्ट्री का नाम बताइए जो उन्होंने ली है। मुझे अरे बताइए ना, तो आज 20 साल से खासदार है, 20 सालों में हमारी सरकार भी रही है। सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने कौन सी मिनिस्ट्री ली? एक बार दर्शकों को बता दीजिए। चलिए घराने शाही का तो विषय खत्म करते हैं आज, बोलिए एक मिनिस्ट्री का नाम लीजिए। बता दीजिए
मुझे सिर्फ एक चीज बता दीजिए, राहुल गांधी के घराने के अलावा आपकी पार्टी में किसका वर्चस्व है, इतना बता दीजिए सर। अरे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारे अरे अध्यक्ष, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारे अध्यक्ष है, ऐसा क्या कर रहे हैं आप? और लोकशाही के माध्यम से हम उनको जिता के लाते हैं। कांग्रेस के अंदर शहर अध्यक्ष से लेकर तो प्रदेश अध्यक्ष पूरी भारत की ये लोकशाही की प्रक्रिया में भाग लेता है और तब हम हमारे अच्छा, जैसे आप लोग कर रहे हैं ऐसे ही मानसून सत्र में भी होगा, तो मुझे लगता है जो मुख्य रूप से मुद्दे हैं उस पे बात कैसे होगी, यही वाला नजारा मानसून सत्र में दिखेगा, रोज शोर शराबा होगा, पता नहीं पूरा सत्र भी होगा या नहीं होगा, और फिर सब चीजें छूट जाएंगी। हाँ, मुकेश जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। एक मिनट संदीप जी, संदीप जी एक सेकंड, उसी तरह की बात करते हैं, मैं एक सेकंड वापस आ रही हूँ, जल्दी से रुकिए। हाँ मुकेश जी, बिल्कुल। एक मिनट। रविंद्र जी, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, आज आप शायद वीडियो पे नहीं है या कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, जो भी है, कुछ बोलना हो तो प्लीज बीच में इंटरप्ट करिएगा, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा आप कनेक्ट है या नहीं। संदीप जी ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि मानसून सत्र हो या उसके पहले वाला सत्र चलने नहीं देंगे, तो ये मानते हैं कि सत्र तो चलेगा ही नहीं। अरे भाई आपने बोला ना विपक्ष चलने नहीं देता, अरे विपक्ष चलने नहीं देता, इसके पहले भी आप विपक्ष में थे, मतलब विपक्ष चलने नहीं देता सर। अभी सरकार में आप हो, पिछला सदन में यही हुआ, पिछले सदन में भी यही हुआ और अभी भी यही होगा मराठी जी, आधे से ज्यादा दिन तो सत्र चलेगा ही नहीं। सॉरी, तो देखिएगा ये मानसून सत्र भी जनता के साथ छल और कपट के साथ खत्म हो जाएगा, ये मैं कह रहा। और दूसरी बात, अगर जहां इनको संसद और विधायक नहीं मिलेंगे ना, वो ईडी के नोटिस भेज के बाकी ये आंकड़ा भी पूरा कर लेंगे। इनको आंकड़े की दिक्कत नहीं है, 370 हो या 400 हो, वो भी आंकड़े धीरे धीरे ये अभी मानसून सत्र स्टार्ट होते देखिएगा ना, अभी कितने सांसद जो है जो ईडी का नोटिस आएगा और दूसरे दिन आप देखिएगा ज्वाइन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। तो जितने ईडी के नोटिस और सीबीआई के नोटिस है, अरे संदीप जी मुस्कुराइए, आपका समय है, सत्ता आप है, ईडी सीबीआई आपके घर पे है। अरे आपको पता है इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, घोटालेबाज नहीं, आपके पास ऐसी वॉशिंग मशीन है, जितने भ्रष्टाचारी जितने घोटालेबाज आपकी पार्टी में आके शुद्ध शाकाहारी हो जाते हैं, स्वास्थ्य हो जाते हैं, बाकी सब आपके दूसरी पार्टी के लोग, बाकी लोग विरोधी हैं, भ्रष्टाचारी हैं और जितने दागी हैं, बलात्कारी हैं, वो दूसरी जगह रहते हैं। जैसे ही आपकी पार्टी में आते हैं वो सब दूध के धुले हो जाते हैं। तो इसकी बधाई देते हैं ना आपको, आप में कला है, आप में कला, आप खेल रहे, खिला रहे भाई, देश में खेलने वाला चाहिए, मदारी चाहिए, मदारी खिला रहे, डमरू खेल रहे तो खेल रहे हैं लोग। तो ये आपके पास जो खेलने की चीजें हैं, ईडी सीबीआई, उसका बढ़िया इस्तेमाल करिए। वक्त बदलता है देश में, पृथ्वी में सदियों से लोग बदले, इसका भी इंतजार करिए आप। संदीप जी आप हंस रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक व्यक्ति कम से कम उस पे अपनी बात रखता है, या तो सब कुछ ऐसा एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ जो चीजें हैं वो वैसी ही हैं। मैं तो ये सोचती हूँ कि कोई किसी की पार्टी में जाके कितना ही साफ सुथरा हो जाए, लेकिन कितने भ्रष्टाचार करके ये नेता बैठे हैं कि मतलब छापा पड़ता है या दबाव होता है तो भागना पड़ता है। आप ये भी सोचिए, वो किसी भी पार्टी का हो, मैं पर्टिकुलर किसी एक की बात नहीं कर रही, कैसे मतलब कैसे चीजें चल रही हैं। और हो सकता है फ्यूचर में सरकार बदल जाए तो फिर संदीप जी आप लोगों की तरफ भी पता नहीं कौन कौन सी एजेंसियां आएंगी और कौन कौन वापस पलटी ये आएगी। राखी जी ये तो आएगी, ये बोलने वाली बात नहीं है। ये जैसा पहले से आपको कह रही है कि भविष्य में सरकार बनी तो ये भेजेंगे आपके लोगों के लिए, प्रतिफल वैसे ही मिलेगा। हमारे संजय सिंह ने जब लोकसभा में कहा, इंतजार करिए जिस दिन सत्ता बदलेगी, जो सत्ता के अंदर बैठे हैं तानाशाह और ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस के समय यही लोग बोल रहे थे कि सीबीआई तोता है कांग्रेस की, सीबीआई तोता है कांग्रेस की। आज क्या है, ईडी क्या है, सीबीआई क्या है, नोटिस भेजो और दूसरे दिन ज्वाइन कर लो। चलिए एक महत्वपूर्ण सवाल है इस बीच में, महेश जी, जो करेगा वो तो भरेगा, कोई भी हो चाहे किसी भी पार्टी से आता हो, जो करेगा वो भरेगा, ठीक है ना। हमने कभी किया है ना, मैंने कभी किया है ना। देंगे संदीप जी, कांग्रेस मौका नहीं देगी, मैं आपको बता रहा हूं। जिस दिन हमारी बारी आएगी उस दिन हमारे ईडी सीबीआई के लोग, आपके लोग हमारे तरफ नहीं लाएंगे, उन लोगों को हम शिक्षा देंगे जो गलत रहेगा। हम उनको अपनी पार्टी में लेके वॉशिंग पाउडर निर्मा नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो न्याय देगी। ठीक है। राहुल जी एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, इस
चर्चा के बीच में जो परिसीमन की बात अभी निकली थी, आपको क्या लगता है कि यदि परिसीमन बिल की चर्चा को फिलहाल यदि सूची से बाहर रखा गया है, उसके पीछे क्या एक मायने हो सकते हैं? मतलब संख्या को और जुटाना है, या फिर अभी नहीं चाहते हैं, दूसरे ये जो बिल है इन पर बात होनी जरूरी है, या विपक्ष के जो मुद्दे हैं वो अपनी बात रखेंगे? क्योंकि ये तो महत्वपूर्ण एक बिंदु था किसी भी सत्र के लिए। इंतजार ही था कि पहला सत्र जो भी होगा उस पर बात हो। तो ये महिला आरक्षण की हम बात करें या परिसीमन की बात करें या वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें, ये तो महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो इसके लिए अभी होल्ड क्यों? राखी जी, ऐसा है कि मेरा मानना है कि ये डिलिमिटेशन का जो मामला है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें जो अपोजिशन के जो पार्टियां हैं उनमें भी वो बहुत सारे बिखरे हुए हैं। वो भी ये बात जो है ना वो नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। अभी मजबूती से बीजेपी उसको नहीं रखना चाहती, क्योंकि ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है इसको वो तीनों स्टेटों के इलेक्शन से पहले ले आएगी, क्योंकि उसको वो कहीं ना कहीं साबित करेगी कि देखो हमने ये वुमेन रिजर्वेशन बिल पास कर दिया। तो ये उनकी एक स्ट्रेटजी है, क्योंकि बीजेपी हमेशा ही पूरी तैयारी के साथ पार्लियामेंट में दिखाई देती है और वो अपने सिर्फ अंक ही पूरे नहीं करती है, बल्कि वो पूरे मुद्दों से भर के आके पार्लियामेंट के ऊपर उनका हर नेता जो है वो अटैक करता है ऑपोजिशन के ऊपर। तो मेरा मानना है कि इस सत्र के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसे ही चली जाएंगी जैसे पिछले जो पार्लियामेंट सेशंस हुए हैं। बहुत सारा टाइम जो है लड़ाई झगड़े में, किसी का माइक बंद हो गया, किसी का कुछ हो गया, इसमें ये चला जाएगा। मुझे नहीं लगता कि हमारे देश के लोगों को ज्यादा फायदा मिलने वाला है, जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट पे, पॉवर्टी पे, या एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए कोई चीजें ठोस जो है हो सकेगी। क्योंकि ये मुद्दे अब बाहर भी बहुत डिस्कस हो रहे हैं। जब एक मुद्दा बाहर बहुत बार डिस्कस हो जाए तो वो पार्लियामेंट में उसकी जो है चमक खत्म हो जाती है। जैसे कि राम मंदिर चोरी का है, अब इतना मुद्दा उठ गया है देश के अंदर, नीट का इतना मुद्दा उठ गया है देश के अंदर, एक ही वन पॉइंट फोकस पे वो कर रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर का है। क्या एजुकेशन सिस्टम के अंदर और कोई कमियां नहीं है? क्या वो जो एनसीईआरटी की किताबें छप रही हैं, क्या वो हमारे बच्चों को सही ट्रैक का एजुकेशन दे रही हैं? ये तो कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन क्या है कि एक ही वन पॉइंट मुद्दा है कि उनका रेजिग्नेशन होना चाहिए। तो पूरे देश के अंदर आज जो है दो मुद्दे जो है इतने पूरी तरह से फैल चुके हैं, उनका पार्लियामेंट में डिस्कस होना वो वीक पड़ जाएगा। मेरा मानना ये है जी। ठीक है, चलिए रविंद्र जी सुन पा रहे हैं मुझे? प्लीज अपनी बात रखिएगा। मैम देखिए, अभी जितने भी डिबेट हुई है, अगर आप उसको बहुत क्रिटिकली एनालिसिस करिएगा तो इसमें कोई भी जनता का मुद्दा उठ नहीं पाया। खाली दो बातें हुई हैं थोड़े बहुत, राम मंदिर को लेके और न्यूज पेपर लीक के मुद्दे को लेके, जबकि ये दोनों मुद्दे बहुत बड़े हैं। इसके साथ तीसरा बड़ा मुद्दा है एथेनॉल वाला। एथेनॉल पर क्या हम अमेरिका के गुलाम बन रहे हैं? अमेरिका के पास मक्का बहुत ज्यादा है, वो मक्का खपाने के लिए यहाँ पर एथेनॉल का प्रोपोगंडा कर रहा है। इस मुद्दे को भी हम नहीं बोल पा रहे हैं। अब क्या बोला जा रहा है? राहुल गांधी बाहर रहे। अगर राहुल गांधी बाहर रहे तो मोदी जी क्यों बाहर रहे, अडानी जी क्यों बाहर रहे, एसपीन के अपराधी क्यों बाहर रहे? तो ये मुद्दे नहीं हैं। मुद्दा आप जन का मुद्दा था। फिर एक सज्जन ने कर दिया कि भाई वो विपक्ष चलने नहीं देता है। अरे भैया, आप इतनी बड़ी मेजॉरिटी लेके बैठे हुए हो, आपने ऑपरेशन लोटस चला के आप 12-13 सांसद कम हो और विपक्ष चलने नहीं देते हो। विपक्ष चलने नहीं देता तो विपक्ष के सांसदों को कैसे बाहर कर देते आप? मतलब विपक्ष विहीन संसद चलाई है आपने लगभग। तो ऐसे झूठे बातें बोल के, और बार बार एक बार कहा जाता है कि एकदम स्पष्ट है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्यों डिबेट में कंफ्यूज करते हैं? कहते हैं नारी वंदन बिल पास कराएंगे। अरे भैया, नारी वंदन बिल तो सितंबर 2023 में पास हो चुका है। इसको रोक किसने रखा है? भारतीय जनता पार्टी ने रोक रखा है। क्यों रोक रखा है? क्यों डिलिमिटेशन करना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी के केवल दो ऑप्शन हैं, या वह 2/3 मेजॉरिटी ले आके पुतिन बन जाए, या दूसरा तरीका है डिलिमिटेशन बिल पास करा के 800 से ज्यादा यहाँ पर लोकसभा कर लें, और लोकसभा करने के लिए यहाँ पर करने के लिए और किसी तरीके से लोकतंत्र के कंबल ओढ़ के और लोकतंत्र की हत्या करके फिर मोदी जी सरकार बना लें। कोई दो ही ऑप्शन है, इसी पे पूरी संसद चलेगी 2029 तक। इसकी बात तो नहीं करेंगे। इनके पीछे जनता के मुद्दे भी खत्म हो गए। तो विपक्ष के पास जनता के मुद्दे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास केवल एक मुद्दा है, 2/3 सांसद के द्वारा तमाम वो विधेयक पास करना जिसका जनता से कुछ भी लेना देना नहीं है।
और बार बार ये जनता के मुद्दों को उलझाते हैं। तो जनता के मुद्दे को उलझाते हैं तो पहले तो विपक्ष बोलता था, अब जनता खुद सड़कों पे निकली हुई है। तो चाहे मध्य प्रदेश में, आप क्या राखी जी, मध्य प्रदेश में पानी में लेट के लोग अनशन कर रहे हैं, अपनी अर्थियां बना रखी हैं, अपने क्रॉस पे लटके हुए हैं। क्या वो मुद्दे नहीं उठेंगे संसद में? उठेंगे। और उस पर क्या ना तो हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया सक्रिय है, ना हमारे लोग सक्रिय हैं, लेकिन ये मुद्दे भी उठेंगे। ये जनता के मुद्दों को दबाने के लिए ये सारी की सारी इनकी साजिश है, और जनता के मुद्दे जानते ही नहीं, जानते होते तो बात करते। अब सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है कि अभी ट्रंप ने कहा है कि हम 100% टैक्स लगाएंगे। तो 100% टैक्स लगाएंगे तो भारत सरकार तो ट्रंप के आगे नतमस्तक है, लेकिन जब 100% फिर टैक्स लगा देगा यह पागल आदमी जो बार बार कुछ भी बोलता है और नरेंद्र मोदी के मुंह से एक आवाज नहीं निकलती है, 100% टैक्स लगा देगा तो राखी जी आप भी सफर करिएगा, भारतीय जनता पार्टी भी सफर करेगी, हम लोग भी सफर करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्षक नेता सफर नहीं करेंगे कि उन्होंने देश को लूट लिया है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो मुझसे रह गया था, इसमें जरूर उठाएंगे, मुझे लगता है आदरणीय राहुल गांधी जी उठाएंगे। अंडमान निकोबार को लूट लिया है नरेंद्र मोदी जी ने, उसको बेच दिया है अडानी को, और वहां पर जो जल जंगल जमीन थी जिसमें विलुप्त प्रजातियां थी आदिवासियों की, उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया है और उसको बेच दिया है किसको? अडानी, अपने मित्र अडानी को। ये मुद्दे उठेंगे। फिर एक जो कम से कम यहाँ पता लगता 60 करोड़ 8 करोड़ पेड़ काट दिए हैं, ये भी मुद्दे उठेंगे। अब ये मुद्दे छोड़ दीजिए, आप सांसदों को हटा दीजिए, ये जनता खुद मुद्दा उठा रही है। और जब जनता मुद्दा उठाने लगती है तो आपने देखा होगा कि हंगरी में जो बदमाश विक्टर ऑर्बन बैठा हुआ था, 3 साल रहा, मतलब 15 साल सत्ता में रहा, जिसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, तो उखाड़ फेंका ना वहां की जनता ने। विपक्ष को आपने जैसे बता रहे विपक्ष विहीन कर देंगे और विपक्ष चलने नहीं देते, विपक्ष को पैरालाइज कर दिया था। तो क्या उखाड़ फेंका के नहीं बेटा विक्टर ऑर्बन को? आप उसी तरीके से तैयार रहिए, जनता निकली हुई है और ये किसान आंदोलन की तरह अब माफी मांग के भी नहीं बचेंगे 700 हत्या करने के बाद किसानों का। अभी अगर आपको लग रहा है कि जीडी अग्रवाल की तरह सोनम वांगचुक जी की आप हत्या करेंगे अनशन के माध्यम से, भगवान न करे ऐसी दुर्घटना घटित हो जाएगा। ऐसी दुर्घटना घटित होगी तो मोदी जी आपको देश छोड़ना पड़ेगा। जी धन्यवाद। ठीक है, एक बात जरूर आई है रविंद्र जी की बात के बाद, मैं राहुल जी आपसे पूछूंगी क्योंकि आप विश्लेषण में बैठे हैं, पक्ष विपक्ष अपने तरीके से अपनी चीजों को रखता है। ये बात तो सही है कि जिन 5 नए बिलों को लाने का विचार किया गया, जिन्हें सूची में रखा गया है या उनका संशोधन होना है, तो इनकम टैक्स, सुप्रीम कोर्ट जिसमें न्यायाधीशों की संख्या संशोधन बिल है, ये दोनों चीजें तो ठीक है हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जन्म और मृत्यु पंजीकरण है, राष्ट्रीय सम्मान की बात है, सूक्ष्म लघु की बात है, विदेशी योगदान, विकसित भारत शिक्षा, इसको भी महत्वपूर्ण मान लेती हूँ। तो आपको लगता है कि इन सारे सब्जेक्ट पर प्रॉपर बात होगी इक्का दुक्का छोड़ के? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इतने मुद्दे हैं विपक्ष के पास कि वो उन चीजों पर बात करेंगे, सत्ता पक्ष को जवाब देना है, और कहीं ऐसा ना हो कि ये बात भी आ जाए कि हमने इन मुद्दों पर बात करने के लिए, इन बिलों पर बात करने के लिए ये सत्र है और इस तरह के विषयों पर दूसरे विषयों पर शोर शराबा ना हो। क्या ऐसी स्थिति भी बन सकती? राखी जी, ऐसा है कि जो लिस्ट आप बता रहे हैं, मुझे लगता है कि इनमें जैसे इनकम टैक्स की बात की है, आप पिछला रिकॉर्ड 12 सालों से आप देख लीजिए, बीजेपी एज ए रूलिंग पार्टी, उन्होंने वो जो बिल पास करवाए हैं या वो मुद्दे जनता के तो पास करा ली है जिससे उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इन द सेंस क्या है कि देखिए, जहां सरकार का पैसा खर्च होता है तो वहां जो है पीछे हाथ हट जाता है। जैसे एजुकेशन बजट कम कर दिया गया है, जहां जहां उनको बिना पैसे किए हुए काम करना होता है वो कर लेते हैं। तो इसलिए जो है कि जो मुद्दे आपने बताए हैं मेजर वो छूट जाएंगे, क्योंकि टाइम तो मॉनसून सेशन का इतना ज्यादा नहीं होता है, वो मेजर छूट जाएंगे और जो छोटे मोटे हैं वो पास हो जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि जैसे एक साथी कह रहे थे कि सारा उन्होंने अमेरिका का भी दबाव बना दिया या कैसे कर दिया है। मुझे लगता है कि जो डिप्लोमेसी का मामला है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, और मुझे लगता है कि ये जो वार अभी फिर दोबारा से शुरू हुई है, इसके अंदर इंडिया का बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप जो है उनके अभी 2.5 साल बचे हुए हैं और 2.5 साल के अंदर उनके अपने देश के अंदर बहुत सारा उनका क्रिटिसिज्म हुआ है। तो जो यहाँ तक कि डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि मैं तेल जो है वहां से खरीदूंगा जहां मुझे कॉस्ट और अवेलेबिलिटी हो,
ये उन्होंने यूरोपियन कंट्री में कहा है। तो मैं समझता हूं कि ये जो वार का इम्पैक्ट रहेगा, ये भी मुद्दा कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में उठेगा, क्योंकि तेल और गैस की जो है वो हम ही देते हैं। तो इसलिए ये जो मिला जुला ही वहाँ जो है डिस्कशन चलेगा, लेकिन बहुत सारे मुद्दे जो हैं, लोगों के मुद्दे जो हैं वो पीछे रह जाएंगे, मैं ऐसा मानता हूँ जी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे लगता है चीजें और थोड़ी सी पैनिक हो रही हैं राहुल जी, क्योंकि अमेरिका का जिक्र निकला था। हालांकि चर्चा से थोड़ा अलग विषय होगा, लेकिन फिर भी मैं बात रखूं। आप देखिए ना, भारत का जितना निवेश था अरबों रुपए का, आज जिस तरीके से चाबहार में हुआ वो अटैक हुआ और भारत के अरबों रुपए वहां लगे हुए थे, तो नुकसान किसका है? इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं? हमको भी तो अपनी बातों को रखना पड़ेगा ना, हमें भी अपनी चीजों को ठीक रखना पड़ेगा। क्या अमेरिका को नहीं पता था ये सारी चीजें? तो ये ईरान और अमेरिका अपनी जिद में इस तरीके से चले जा रहे हैं कि ये अपने आसपास के लोगों को भी नहीं देख रहे हैं कि हमारा कितना नुकसान होगा। हाँ बोलिए बोलिए प्लीज। जी राखी जी, ऐसा है कि मुद्दे तो इंटरनेशनल और नेशनल दोनों हैं, लेकिन जब तक ऑपोजिशन उसका सोल्यूशन नहीं बताते, प्रॉब्लम है, लेकिन जो अपोजिशन है उसको कंस्ट्रक्टिव जो है अपना रोल अदा करके उस चीज का सोल्यूशन बताना पड़ेगा, ताकि वो जनता के पास भी जाए। हमने देखो पार्लियामेंट के अंदर इस चीज का ये परमानेंट सोल्यूशन बताया, तो तब जाके ये बात जो है वो आगे चल पाएगी। जैसे शबार एयरपोर्ट की आप बात करें, इससे तो हम पहले ही पीछे बहुत साल पहले ही हट गए थे, क्योंकि चाइना उसके अंदर घुस गया था। चाइना ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर दी और इंडिया बैकफुट पे आ गया जी। ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है। हाँ, कुछ कहना चाह रहे थे संदीप जी, आप में से जो भी बोलना चाहते हैं प्लीज जल्दी जल्दी से बात रखिएगा। देखिए, अभी रविंदर जी कह रहे थे कि अंडमान निकोबार बेच दिया अडानी को, और जैसे वो बोलते हैं, मुझे लगता है जैसे कि ट्रम्प ही भारत की सरकार चलाए। तो इस तरह की बातें कुछ भी पक्ष को बोलना कोई तथ्य के आधार पर नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई पेपर नहीं है, कुछ भी बोल देना। क्या ऐसा संभव है कि माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश की सरकार किसी एक व्यक्ति को अंडमान निकोबार या कोई राज्य या कुछ बेच देंगे? ये सब जो बातें करते हैं ना, ये तथ्यहीन बात करते हैं। ये तथ्य के आधार पर बोलना चाहिए। इसीलिए विपक्ष को जो माना जा रहा है, कमजोर माना जा रहा है, चाहे वो राहुल जी कह रहे हो चाहे जनता कहती है। कमजोर भी क्यों है? क्योंकि इस तरह की झूठी खबरें फैलाते हैं। अब ये देखिए, पिछली बार इन्होंने चुनाव में क्या कहा, संविधान खतरे में है। ठीक है, संविधान खतरे में, तो लाल किताब लेके राहुल गांधी पूरे देश में घूमे थे कि संविधान खतरे में। अब आप एक बात बताइए, इतने साल हो गए, कौन सा संविधान खतरे में? हर व्यक्ति अपनी आजादी से घूम रहा है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से काम कर रहा है, हर व्यक्ति अपना व्यापार चला रहा है, हर व्यक्ति अपनी जॉब कर रहा है। जिसका जो काम है वो काम कर रहे हैं। कुछ भी बोलना ठीक है। मेरा मानना यह है कि आपको एक समझदार और एक गंभीर नेता की तरह बातें रखनी चाहिए, तथ्य के आधार पर रखनी चाहिए। कुछ भी आप बोल देंगे किसी नेशनल चैनल पर, तो मेरे ख्याल से वो ठीक बात नहीं है। तो हमेशा इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। और जैसे कि देखिए, संसद चलेगा, तो संसद में हमेशा किस चीज पर बात होती है? विधेयक पर बात होती है। विधेयक किसके लिए होता है राखी जी? विधेयक तो एक आम जनता के लिए होता है, हम सबके लिए होता है। तो विधेयक पे हमेशा चर्चा होती है संसद में, और चर्चा किस चीज पे होती है? कोई कहीं खाने पीने पे, घूमने घामने पे तो चर्चा नहीं होती, हमेशा विधेयक पर चर्चा होती है। विधेयक जो होता है वो जनता के लिए आया होता है, और उस पर चाहे वो विपक्ष विरोध करे चाहे विपक्ष विरोध ना करे, तो ही वो उस तरह से पास होते हैं। और इतने सारे बिल पास हुए हैं, कोई गिनती है बिलों की, चाहे वो कितने साल गए हों, ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज होती है, वो पास होती है, वो फिर इम्प्लीमेंट होती है, आगे काम होता है, और विकास भारत में विकास होता है उसका। ठीक है। हाँ पवन जी प्लीज थोड़ा जल्दी से, समय हो गया। संदीप जी, नितिन गडकरी जी पेट्रोलियम मिनिस्टर नहीं है, लेकिन वो इथेनॉल के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। क्या कारण है मुझे बताइए? इथेनॉल लोग, दुनिया भर के लोग यहाँ पर आज गाड़ियों के एवरेज के लिए त्रस्त है। आप बोलते हैं कि सिर्फ बोल देना आसान है, ये मुद्दों के ऊपर आप बात नहीं करेंगे? अरे मुझे बताइए, एक पत्रकार बहन ने उनको जब स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन पूछा तो उनको पेट्रोलियम मिनिस्टर याद आ गया, नहीं तो पूरे देश के अंदर वो इथेनॉल की कैंपेनिंग करते फिर रहे हैं। हाँ मुझे बताइए, इथेनॉल की कंपनी किसकी है? कौन से ऐसे उनके बच्चों के नाम के ऊपर से इथेनॉल की फैक्ट्रीज आ रही है? एक उसके अलावा भी तो चैनल देख लिया करिए। एक बार स्वदेश चैनल कभी और सुनिए ना, इथेनॉल की मैंने बात की है। आप राखी जी पे हमने इथेनॉल की चर्चा की है, और अभी राखी जी कितने दिन हुए, मेरे ख्याल से एक हफ्ता नहीं हुआ है, और इतनी गंभीर चर्चा हुई है उसपे, और इतने विशेषज्ञ बैठे थे उसपे, कम से कम 3 विशेषज्ञ थे। आपको नहीं लगता इथेनॉल की वजह से देश के लाखों लोगों की गाड़ियां खराब हो रही है? इसके जिम्मेदार
जब चीजें बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाएं, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन हाँ ये एक मुद्दा तो है, लोग परेशान है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि चाहे एथेनॉल का मुद्दा हो या फिर डिलिमिटेशन का मुद्दा हो या राम मंदिर का मुद्दा हो, बेरोजगारी हो, बढ़ती महंगाई हो, महंगाई से तो देखिए सभी परेशान हो जाते, इन सारे विषयों पर यदि सरकार कुछ अच्छा कर सकती है तो वो अपनी आकर बात स्पष्ट रूप से रखे। संतुष्ट तो आपको करना पड़ेगा विपक्ष को भी, आम जनता को भी। तो आप अपने पॉइंट्स यदि क्लियर रखेंगे तो मुझे लगता है परेशानी नहीं होगी। परेशानी इस वजह से आती है क्योंकि प्रॉपर बात नहीं आती, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता, और ये एक सबसे बड़ी कमी है जिसकी वजह से इश्यूज बनते हैं। हाँ, पहले आज तक के चैनल पर नितिन गडकरी जी ने देश में कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ गड्ढे, रोड पे गड्ढे हो। 13 साल से आप सत्ता में हैं और आप ठीक है एक पत्रकार। पवन जी, मैं क्योंकि मेरा रिक्वेस्ट है सभी से, समय की सीमा है। राहुल जी, मैं वापस नहीं आ पाऊंगी, समय बहुत ज्यादा हो गया। आप सभी, मुझे इस चर्चा को फिलहाल रोकना पड़ेगा, फिर बैठेंगे, मुद्दे अभी चलते रहेंगे, आने दीजिए, मानसून सत्र शुरू होगा, फिर जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, परिसीमन बिल को सूची से फिलहाल बाहर रखा गया है, लेकिन सभी का ये मत है कि ये विषय चर्चा में जरूर आएगा, क्योंकि ये मुख्य मुद्दा है। वन नेशन वन इलेक्शन है, चाहे महिला आरक्षण है, ये सारी चीजें चर्चा का विषय बनेगी, क्योंकि जनता से जुड़ी हुई बातें हैं। इसके अलावा वो मुद्दे भी हैं जिस पर बहुत बात हो चुकी है, लेकिन आएगा क्योंकि विपक्ष को मुद्दे मिले हैं बात करने के। तो ये मानसून सत्र पूरा चलेगा या नहीं, या फिर शोर शराबे में सिमट जाएगा। देखिए, शोर शराबा तो होना है, ये तय है, लेकिन कितना सार्थक होगा ये तो सत्र शुरू होने के बाद जो तस्वीरें सदन से निकल कर आएंगी तभी पता चलेगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।